अगर मैं आप सबसे पूछूं कि इंसानों की सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? गाड़ी, जहाज, कश्ती? क्या आप में से किसी ने पैसे के बारे में सोचा? हम सब दिन रात पैसे के पीछे भागते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पैसा क्या है, ये कैसे काम करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली हम में से अक्सर लोग इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पैसा एक इल्यूजन है, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा क्या है, ये कैसे काम करता है, हुकूमत क्यों ढेर सारे पैसे प्रिंट करके गरीबी नहीं मिटा सकती। शुरुआत के दिनों में जब पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब लोग चीजों में ट्रेड करते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। मान लो मेरे पास 1 केजी टमाटर है और मुझे चावल चाहिए, तो मैं एक ऐसे बंदे की तलाश करूंगा जिसे टमाटर की जरूरत है और उसके पास चावल पड़े हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि कौन डिसाइड करेगा कि 1 किलो टमाटर के बदले कितने किलो चावल देने हैं। और तो और, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पैसे का काम खरीदो फरोख्त ही नहीं, बल्कि स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, यानी कि ये अपने अंदर वैल्यू भी स्टोर करती है। लेकिन अगर एक फार्मर जिसकी करेंसी ही टमाटर है, तो वो कैसे वैल्यू स्टोर करेगा, क्योंकि टमाटर तो एक सीजन के बाद खत्म हो जाते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते सन 770 बीसी में पहला मेटल कॉइन चाइना में इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसे ब्रॉन्ज मेटल से बनाया गया। पहली दफा दुनिया में एक ऐसी करेंसी आई जिसकी कुछ कीमत भी थी। वो पैसा अब इल्यूजन नहीं था, क्योंकि मान लो अगर एक कॉइन 1 ग्राम सोने से बनी है, तो उसकी कीमत 1 ग्राम सोने के बराबर होगी। बहुत जल्द इन किंग्स को ये रियलाइज हुआ कि जितना ज्यादा इनके पास ये छोटे मेटल सिक्के के फॉर्म में होंगे, उतना ज्यादा ये पावर कंट्रोल कर सकेंगे। इसीलिए सन 600 बीसी में अलियातीस किंग ऑफ लीडिया ने पहला सरकारी सिक्का जारी किया। यह सिक्का गोल्ड और सिल्वर के मिक्सचर से बना था और इसके ऊपर किंग का इमेज लगाया गया, जो कि इसकी वैल्यू को जाहिर करता था। इस तरह लोगों ने प्रेशियस मेटल्स को एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी यूज करना शुरू कर दिया। मगर इन सब में सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो इतना भारी वजन कैसे उठा के चलें, और दूसरा चोरी का खतरा अलग। तो इसके लिए उस वक्त के किंग्स, या यूं कह लीजिए गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया कि आप अपना सोना हमारे पास जमा कराएं, इसकी सिक्योरिटी हम देखेंगे और बदले में हम आपको एक रिसिप्ट देंगे जिस पे गवर्नमेंट का प्रॉमिस नोट होगा। इन रिसिप्ट को आप ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं, और इस तरह से पेपर मनी की शुरुआत हुई। इस पेपर की अपनी वैल्यू कुछ भी नहीं है, हाँ, बट इस प्रॉमिस नोट की है जो गवर्नमेंट दे रही है, और इसी प्रॉमिस नोट के बदले आपको इस रुपीस की वैल्यू पाकिस्तान के किसी भी कोने में मिल जाती है। वरना ये पुराना 100 का नोट देख लीजिए, इसे मार्केट में कोई एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस नोट से अपना प्रॉमिस हटा लिया। वरना ये वही पेपर है जो पहले चीजें खरीदने के काम आता था। लेकिन क्या होगा अगर हमने इसी पैसे से किसी और मुल्क में ट्रेड करना हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यूएसए से कोई चीज मंगवाई और उनको 500 रुपए पकड़ाए, तो वो उसका क्या करेंगे? या हमने कोई चीज यूएसए में बेची, तो हम उसके बदले मिले हुए डॉलर्स का क्या करेंगे पाकिस्तान में? सपोज कोई ये कह सकता है कि उस डॉलर को हम यूज करेंगे किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करने में, बट यहाँ सवाल ये आता है कि अगर वो दूसरा मुल्क डॉलर एक्सेप्ट ही ना करे ट्रेड के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने रशिया के साथ ट्रेड करना है और वो डॉलर एक्सेप्ट ही ना करे, यही मसला ऑलमोस्ट सारे कंट्री फेस कर रहे थे। बट उस वक्त फॉर्चुनेटली सब कंट्रीज को प्रेशियस मेटल्स यानी गोल्ड और सिल्वर पे ट्रस्ट था, बट एक कंट्री से दूसरे कंट्री इतना सारा गोल्ड जस्ट फॉर ट्रेडिंग यूज करना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ गोल्ड स्टैंडर्ड का जन्म हुआ, जहाँ हर एक करेंसी की वैल्यू को गोल्ड से लिंक किया गया। मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपए 1 ग्राम सोने के बराबर है और 1 डॉलर भी 1 ग्राम सोने के बराबर है, तो 1 डॉलर की कीमत 100 रुपए होगी। अब यहाँ करेंसी का मसला तो हल हो गया, क्योंकि कंट्रीज जब भी चाहती वो करेंसी ले जाके उस कंट्री से उतना अमाउंट में गोल्ड ले सकते थे। बट यहाँ एक और मसला ये था कि लेट से ट्रेड तो कर लें, बट उसके बाद उस करेंसी के बदले जब उस मुल्क से सोना लेने जाएं, तो उतना सोना ही ना हो उस मुल्क के पास। इसीलिए प्रिंटिंग ऑफ मनी को गोल्ड रिजर्व्स के साथ लिंक किया गया। मतलब एक कंट्री उतना ही मनी प्रिंट कर सकेंगी जितना उनके पास गोल्ड रिजर्व्स होगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ट्रेड अभी गोल्ड में हो रहा था, बट करेंसी को जस्ट एज अ मीडियम यूज कर रहे थे। अब आपका सवाल होगा, फिर अभी इस सिस्टम को क्यों चेंज किया गया और डॉलर को ट्रेड के लिए बेस करेंसी क्यों डिक्लेयर किया गया? तो बात यह है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो लगभग दुनिया के सारे मुल्क क्राइसिस में थे। अपनी बका की जंग के लिए वो अपना सारा करेंसी यूज कर रहे थे वेपन खरीदने के लिए, और यूएस वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्टर था। इसीलिए ऑलमोस्ट सारे करेंसीज यूएस के पास चले गए जो कि बैक्ड बाय गोल्ड थे। सारे कंट्रीज अभी इसी क्राइसिस से निकलकर संभलने ही लगे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, और इस दफा यूएस ने बहुत ज्यादा वेपन एक्सपोर्ट कर लिए। इस वॉर के एंड तक सारे कंट्रीज कर्जे में डूब चुके थे और पूरी दुनिया का तकरीबन 80% सोना यूएस के पास चला गया था। यूएस के गोल्ड रिजर्व्स आसमान छू रहे थे। बट अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सारे कंट्रीज के पास गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो गए, तब वो पैसे कहां से प्रिंट करते, ट्रेड कहां से करते, कैसे अपनी करेंसीज को सस्टेन रखते जो कि बैक्ड बाय गोल्ड थे? इसी मसले का हल ढूंढने
ढूंढने के लिए 1944 में एक मीटिंग बुलाई गई जिसे ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में ही IMF और IBIO की बुनियाद रखी गई और आज भी अगर कोई मुल्क फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन इनकी हेल्प करते हैं। और उसी कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि जिन कंट्रीज के पास गोल्ड नहीं है वो US डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सिर्फ US डॉलर में क्यों, किसी और करेंसी में क्यों नहीं? तो क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारा सोना US के पास चला गया था और US ही गोल्ड के वैल्यू के बराबर डॉलर्स प्रिंट कर सकता था। और सेम डे ही US ने अनाउंस किया था कि जिस भी कंट्री को डॉलर के बदले सोना चाहिए होगा तो वो डॉलर दे के सोना ले जा सकता है। और उन्होंने तब रेट भी फिक्स कर दिया था, 1 आउंस ऑफ गोल्ड की कीमत $35। अब बहुत सारे कंट्रीज अपने रिसोर्सेज को US डॉलर में ट्रेड करने लगे थे और डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन गई थी। सब ठीक चल रहा था, तभी US वियतनाम जंग छिड़ गई और US की इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिप आया। साथ ही साथ US ने बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया और उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि बाकी सारी कंट्रीज की इकोनॉमी भी बेहतर होने लगी। उन्हीं में से एक कंट्री फ्रांस था जिनके प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गल्लू ने 1965 में अपनी नेवी भेजी डॉलर के बदले गोल्ड लेने के लिए US में। इसी तरह और भी कंट्रीज ने अपने गोल्ड वापस लेना शुरू कर दिया जिससे US के गोल्ड के रिजर्व कम होना शुरू हो गए। US बहुत सारा डॉलर प्रिंट कर रहा था और गोल्ड के रिजर्व्स खत्म हो रहे थे। तो 1971 में US के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर प्रिंटिंग को गोल्ड रिजर्व्स के साथ लिंक रखने की रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया जिससे पूरी दुनिया शॉक हो गई। इसे निक्सन शॉक भी कहते हैं। लेकिन सारे कंट्रीज अब मजबूर थे क्योंकि उनके पास डॉलर्स ऑलरेडी मौजूद थे। इसी तरह डॉलर ग्लोबल करेंसी के तौर पे इमर्ज कर गई। अब सवाल यह है कि जब 1971 में प्रिंटिंग ऑफ डॉलर्स को गोल्ड रिजर्व से डीलिंक किया गया तो अब किस स्टैंडर्ड के तहत कुछ करेंसीज ज्यादा वैल्यूएबल है और कुछ कम? फॉर एग्जाम्पल $1 पाकिस्तानी 278 रुपीज के बराबर है। तो ये रेट कौन और कैसे डिसाइड करेगा? तो देखिए, आज के दौर में किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू का दारोमदार उस कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज पर है। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है कि जिन कंट्रीज की गुड्स और सर्विसेज अच्छी होंगी यानी डिमांड ज्यादा होगी, उन्हीं कंट्रीज की करेंसी भी ज्यादा वैल्यूएबल होंगी। मान लो आप यूरोप विजिट करते हैं या कोई और मुल्क, तो सबसे पहले काम आप उनकी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं। आजकल के जो ऑनलाइन प्रोडक्ट भी आप खरीदते हैं वो आपके लोकल करेंसी में नहीं बल्कि उनके ही करेंसी में परचेज होता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे जो करेंसी की कन्वर्जन है वो आपके बदले बैंक कर रहा होता है। सो इट मीन्स आप परचेज करने के लिए वही करेंसी एक्वायर करते हो जो कंट्री वो गुड्स और सर्विसेज जनरेट कर रही है। सो अगर US की करेंसी अगर हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स वो हमसे ज्यादा वैल्यू जनरेट कर रहे हैं अपने गुड्स और सर्विसेज के जरिए। अब यहाँ पे एक और सवाल जो तकरीबन हर किसी के दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट क्यों इतना ज्यादा पैसा प्रिंट नहीं करती कि मुल्क से गरीबी दूर हो जाए। तो आइए इस बात को समझते हैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट से। मान लो एक सिटी में किसी शॉप पे 100 गाड़ियां हैं और उसके 100 कस्टमर हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसे प्रिंट कर दिए और वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उस 100 कार के लिए 1000 कस्टमर आ गए। अब जब कार की वैल्यू बढ़ गई और बेचना उसने 100 ही है तो वो रेट भी उसका उतना ही बढ़ा देगा। सो अगर कोई कंट्री भी ज्यादा मनी प्रिंट करना शुरू कर देगी तो उसके गुड्स की प्राइसेस भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, जैसा कि वेनेजुएला में हुआ। ये इतना सारा पैसा है सिर्फ एक टिश्यू रोल खरीदने के लिए। सो अब हमने समझा कि जो ये करेंसी है जिसे फियाट मनी भी कहते हैं, इसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और इसकी वैल्यू भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सो इसे आप स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या ट्रेड के लिए आप यूज कर सकते हैं। डॉलर इटसेल्फ 3.27% इन्फ्लेशन रेट पर है, तो रुपीज का तो आप खुद ही देख लें। सो इन शॉर्ट दोस्तों, अगर आपने अपनी मनी की वैल्यू स्टोर रखनी है तो आपको इसे किसी ऐसे चीज में इन्वेस्ट करके स्टोर करना होगा जो वक्त के साथ साथ डिवैल्यू ना हो। सो वो चीज कुछ भी हो सकती है, मे बी स्टॉक्स, मे बी नेचुरल रिसोर्सेज। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अगर आपने सिर्फ अपने पैसे की वैल्यू को प्रिजर्व रखना है फिर किस में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आपने उसकी वैल्यू को विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करना है फिर किस में इन्वेस्ट करेंगे। सो गाइस, काइंडली बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अल्लाह हाफिज।